Welcome back, guys. Let us start with motion in a straight line. Third chapter, 11th CBSE and CERT से. So, guys, this includes kinematics. Kinematics क्या है? Kinematics से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैकेनिक्स क्या है, और मैकेनिक्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स के कई सारे ब्रांचेस हैं. उनमें से एक ब्रांच है मैकेनिक्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट और मोशन. मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है, ठीक है, उसके बारे में यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उस ब्रांच को मैकेनिक्स कहेंगे. ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे हो सकते हैं या मोशन पे हो सकते हैं. हम इसे आगे चेक करते हैं. और मैकेनिक्स में और 3 सब ब्रांचेस होती हैं. एक तो हुआ काइनेमेटिक्स, एक हुआ स्टैटिक्स, और थर्ड वन इज dynamics. So these are the 3 subcategories of mechanics, which itself is a subcategory of physics. Now what do we study in statics? हम स्टैटिक्स में उन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं. So we study about objects एट रेस्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों है? क्या ऐसा है कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में कई सारे फोर्स लग रहे हैं, फिर भी वो रेस्ट पे है. जैसे मैं अभी रेस्ट पे हूं, खड़ा हूं, पर क्या मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है. मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. मेरा वेट जितना है उतना. इसी के अलावा अगर एक टेबल है, बीच में एक टेबल रखा हुआ है, और इस टेबल को दोनों तरफ से अपनी तरफ खींचा जा रहा है विथ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, उस समय भी वो टेबल रेस्ट पे रहेगा. पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस टेबल पे देर आर no forces acting at all. So guys, ये जो पहला हमारा मैकेनिक्स का ब्रांच है, that is statics, and in statics we discuss about the object which is at rest. ठीक है, तो kinematics क्या है? Now kinematics means the object is at from rest to motion. मतलब एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाया गया. तो क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट को जब रेस्ट से मोशन में लाया गया तो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट शो किया. वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया. पोजीशन चेंज होने की वजह से उसने एक डिस्टेंस कवर किया, एक डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया. इसी की वजह से हम उसका वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, है ना. और हमने ये भी देखा कि ये तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ना. द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. और ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. जैसे हमारे इक्वेशंस थे, कौन सा, S इज इक्वल टू यूपी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2AS इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. इसके अलावा एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, दैट इज A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. सो v माइनस यू इज इक्वल टू AT. तो ये जो 3 इक्वेशंस हमने पढ़े हैं, बहुत ही फेमस इक्वेशंस हैं. आप सब लोगों ने कभी ना कभी इसे जरूर देखा होगा. सो ये इक्वेशन के बारे में हम
काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। सो इन काइनेमेटिक्स वी डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी डिस्कस अबाउट कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। वी डिस्कस अबाउट कि वेलोसिटी घट रही है, मतलब किसी ने ब्रेक मारा है और वेलोसिटी घट रही है, मतलब द डिक्रीज इन वेलोसिटी मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, and that is how they are related. We can also say that the displacement of a body is zero if the initial and final position is same. So all these things we discuss in the branch called as kinematics, which is a sub branch of mechanics, and mechanics is again a sub branch of physics. There are a lot of branches in physics. Amongst them, we are going to study mechanics, and within mechanics, we are going to study about kinematics in this particular chapter. But you should know ये तीनों क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा तो सही कि बॉडी रेस्ट से मोशन में आई तो उस बॉडी में क्या क्या हुआ है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पर हमने इस काइनेमेटिक्स में एक चीज नहीं पढ़ना है, वो है कॉज ऑफ द मोशन। कॉज ऑफ द मोशन। भाई अगर किसी चीज का वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब वो चलना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया, इसका मतलब है कि उसे कुछ तो भी दिया गया होगा, उसे फोर्स लगाया गया होगा। उसका कॉज क्या है? फोर्स। वी नेवर डिस्कस अबाउट फोर्स इन काइनेमेटिक्स। वी ओनली डील विथ दोस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। वी नेवर डिस्कस द कॉज ऑफ मोशन, बट इन डायनेमिक्स वी डिस्कस द कॉज ऑफ मोशन। वी डिस्कस अबाउट फोर्स। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, इसमें भी मोशन होगा रेस्ट से, पर मोशन का रीजन जो होगा डायनेमिक्स में, हम उस पे फोकस करेंगे कि भाई अगर किसी चीज़ का वेलोसिटी बढ़ गया तो ज़रूर किसी ने उस पर फोर्स लगाया है, अगर किसी का वेलोसिटी कम हो गया तो भी उस पर फोर्स लगाया गया होगा, है ना। अगर हम ब्रेक मारेंगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है गाड़ी के, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हुई सब ब्रांच। अब आप बहुत बार जब भी ये मोशन वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो दो शब्द आपको कईयों बार सुनने में आते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंड दोज टू टर्म्स आर रेस्ट एंड मोशन। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये यहाँ पे मेरे सामने में डस्टर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है सामने, ठीक है, तो क्या ये डस्टर मोशन में है? सोचिए। तो मैक्सिमम ऑफ यू विल थिंक एंड विल से यस सर, ये डस्टर मोशन में नहीं है, ये डस्टर रेस्ट पे है। ओके, तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से कि अर्थ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अपनी ही जगह पर, तो अर्थ के साथ अर्थ की जितनी चीजें अर्थ पर हैं वो भी घूम रही है। उस हिसाब से जो हमारा डस्टर है वो मोशन में है, वो रेस्ट पे नहीं है। और अब अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स प्लेस ड्यू टू विच डे एंड नाइट ऑकर्स। ऑल्सो द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब अर्थ के पास में दो मोशन हो गए, एक तो वो खुद जगह पे घूम रहा है और साथ में वो ऐसे ऐसे भी रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो डस्टर इस अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसके पास में भी दो मोशन हो गए, एक अर्थ के रोटेट होने की वजह से और दूसरा अर्थ के रिवॉल्व होने की वजह से सन के अराउंड। तो कितने मोशन हो गए डस्टर के पास? दो टाइप के मोशन हो गए। एक और चीज,
in this universe the sun itself is moving. Okay, the whole universe is moving. Okay, सन हमें दिखता है कि स्टैटिक है, बट जब आप दूसरी गैलेक्सी से आकाशगंगा को चेक करोगे जो हमारी गैलेक्सी है, तो आपको दूर से क्या लगेगा कि सन अपने साथ सारे प्लैनेट्स को लेकर घूम रहा है किसी के आजू बाजू में. इवन ऑल द स्टार्स, all the celestial bodies are expanding in space, they are continuously moving. इसका मतलब है कि सन सबके साथ घूम रहा है. तो ये जो सब चीज है इनके पास एक और मोशन आ गया जो सन करवा रहा है. इसका मतलब हमारे डस्टर के पास में जो यहाँ रखा हुआ है वो मोशन में है. तीन मोशन है उसके पास में. एक मोशन है अर्थ के रोटेट होने की वजह से, एक मोशन है अर्थ के रिवॉल्व होने की वजह से, और एक मोशन है ये सब को लेके कौन चल रहा है, सन, वो वाला मोशन. तो हम नहीं कह सकते कि डस्टर रेस्ट पे है. इस हिसाब से इस दुनिया की हर चीज मोशन में है. मैं भी मोशन में हूं, डस्टर भी मोशन में है. सब डस्टर मतलब ये मिटाने वाला डस्टर, हाँ, रेनॉल्ट डस्टर नहीं बेटा, सॉरी. हाँ, तो ये आपको समझना है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, नोट दिस थिंग, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन. And nothing is at absolute rest. कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है. अब एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके पहले आपको रेस्ट और मोशन के बारे में समझना चाहिए. और हम रेस्ट का डेफिनेशन ही नहीं बना पा रहे. वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द टर्म रेस्ट. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन. तो फिर एक प्रॉब्लम आ गई कि यार फिर रेस्ट पे क्या होगा और रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, किस चीज को हम कहेंगे कि ये रेस्ट पे है. क्योंकि हमने डस्टर को कहा वो रेस्ट पे है, तो सर ने बता दिया कि सब उसके पास में तो तीन टाइप के मोशन है, कहाँ रेस्ट पे है. तो हम लोगों को अब ये प्रॉब्लम आई कि हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे. कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, एक चीज के बारे में विजुअलाइज करना पड़ेगा, एंड दैट इज सराउंडिंग. अब ये सराउंडिंग क्या है, ठीक है. तो देखिए, हमने ये तो पहचान लिया, हमने ये तो जान लिया कि कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, फिर भी हमको रेस्ट को डिफाइन करना है. अब मैं वो डस्टर की बात करता हूँ, ठीक है. देखिए, डस्टर के पास में जो मोशन है वो सारे मोशन मेरे पास भी है, क्योंकि मैं भी अर्थ पर ही हूँ. आपके पास भी वो तीनों मोशन अवेलेबल है, सबके पास में, हम सब मोशन में हैं. पर अब अगर वो डस्टर वहां रखा हुआ है और यदि अभी मैंने वो डस्टर से मेरा, या वो डस्टर से इस ब्लैक बोर्ड का लेते हैं, तो डस्टर से ब्लैक बोर्ड का मैंने डिस्टेंस नापा. I measured the distance of that duster from this blackboard. I also measured the distance of that duster from this wall, from that wall, and from that wall, and from this blackboard. अभी, और फिर मैं 1 घंटे बाद आके वापस से ये सारों के बीच में डिस्टेंस को मेजर की. मैंने देखा देयर आर नो चेंजेस इन द डिस्टेंस. इट मीन्स दैट कि वो जो डस्टर है वो अपनी जगह से हाला नहीं, वो अपनी ही जगह पर है.
कैसे हमको पता चला? जब हमने उस डस्टर के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेक किया, है ना। डस्टर मोशन में है, पर अब हमको फिजिक्स में रेस्ट को डिफाइन करना है। तो रेस्ट कोई भी चीज अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे? हम सराउंडिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपके घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, बहुत ऊंचा पेड़ है, ठीक है, और उस पेड़ को आपको चेक करना है कि ये रेस्ट पे है कि मोशन में है। तो आप क्या करोगे? वो झाड़ से, है ना, उसके सराउंडिंग के 5-6 ऑब्जेक्ट्स ले लोगे। एक दीवार ले लोगे, एक दूसरा घर ले लोगे, और एक दूसरा झाड़ ले लोगे, और एक कुआं ले लोगे, और एक रास्ते पे एक पॉइंट ले लोगे, और फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा जाके इन सारी जगहों से वो पेड़ का डिस्टेंस मेजर करोगे। अगर ये चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो झाड़ है वो रेस्ट पे है ना। तो कौन बता रहा है हमें कि ये पेड़ या ये डस्टर रेस्ट पे है? सराउंडिंग। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो एक बस है, आप लोगों की ट्रिप जाते रहती है, तो आप बस में बैठे हैं, ये आपकी बस, और ए सामने बैठा है और बी यहाँ बैठा है, और बस इधर जा रही है, और यहाँ पे सी खड़ा है। तो चेक करो आपस से, ए आखिरी में बैठा है, ये बी सामने बैठा है, बस इस तरफ जा रही है, और सी यहाँ खड़ा है बेचारा। तो ए और बी, सी को अभी जाने दो, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। बस कितना भी आगे पीछे मूव कर ले, अगर ए और बी के बीच में 5 मीटर का फासला है, तो गाड़ी के रुकने के बावजूद ए और बी के बीच में उतना ही डिस्टेंस रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वो अपना सीट चेंज ना करे। सीट चेंज नहीं किए हैं उन्होंने आखिरी तक, मेरे को पता है। तो हम क्या कहेंगे? तो ए क्या बोलेगा? अब मैंने ए से पूछा, भाई ए तू मेरे को बता बी मोशन में है कि नहीं है? तो ए बोलेगा बी मोशन में नहीं है, वो मेरे से सेम डिस्टेंस की दूरी पर था शुरू से आखिरी तक। बी क्या बोलेगा ए के बारे में कि ए भी मोशन में नहीं है, वो भी शुरू से आखिरी तक हमारा डिस्टेंस सेम था। अब मैंने सी से पूछा, हाउ व्हाट डू यू से? सी बोलेगा सर बी भी मोशन में है, सी बोलेगा सर ए भी मोशन में है। तो अब अगर मैं ए की बात करूं और अगर मैं बी से पूछूं, तो बी बोल रहा है कि ए रेस्ट पे है, पर सी बोल रहा है कि ए मोशन में है। या फिर मैं अगर बी की बात करूं, ए से पूछा मैंने बी के बारे में, ए से पूछा, तो ए बोलेगा कि ये मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है। और सी से मैंने पूछा अच्छा बी के बारे में, तो सी बोलेगा बी भी मोशन में है। तो ये जो रेस्ट का टर्म है, ये जो रेस्ट है, ये रिलेटिव टर्म है। हम किसके रिलेशन में पूछ रहे हैं? नाउ व्हाट वी कैन से दैट वी कैन से A is in motion with respect to C. A is in motion with respect to C. हम क्या बोलेंगे? B is in motion with respect to C. बट हम क्या बोलेंगे? A is at rest with respect to B, और B is at rest with respect to A. तो देखिए यहां पर A मोशन में है और यहां पर A रेस्ट पे है। ये किसने बताया हमको? B और C ने। और B और C कहाँ प्रेजेंट है? उसके सराउंडिंग में। तो इससे हम लोगों ने रेस्ट का एक डेफिनेशन बना लिया। हमने अब से रेस्ट के बारे में पहली चीज तो ये जान ली कि भाई एक्चुअल में रियलिटी में कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं हो सकती।
सब की सब मोशन में है, पर एब्सोल्यूट रेस्ट पे कोई नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब कोई भी रुका हुआ नहीं है, सब चल रहा है। पर हम रिलेटिव रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो उनके रिलेटिवली रेस्ट पे है, ठीक है। और यदि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जैसे डस्टर को उठा के किसी ने बीच में यहाँ रख दिया होगा, फिर हमने डिस्टेंस मेजर किया चारों वॉल से, तो डिस्टेंस अलग अलग आया। हमने बोले भाई ये मोशन में है क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो आई होप आप ये सब चीजों को समझ लें, इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड में, इसके आगे टाइप्स ऑफ मोशन। नमस्कार।